ऑटम 2021 का क्वेश्चन नंबर 5 है रेड लिमिटेड के नाम से सीवीपी एनालिसिस का। एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर रहे हैं और इसकी प्रैक्टिस करते हैं। देखते हैं कि सवाल में क्या लिखा हुआ है और लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट। ये कहता है कि रेड लिमिटेड RL मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स प्लास्टिक चेयर्स। The relevant details at different demand levels are as follows. Demand in units 16,000, 14,000, 11,800 and 9,300। इन डिमांड लेवल्स पर कंपनी की सेल्स प्राइस दी हुई है। अच्छा, सेल्स प्राइस के बारे में लिखा हुआ है नेट ऑफ 3% डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन पर यूनिट। नेट ऑफ 3% डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो 3% जो है वो कंपनी से कमीशन लेता है और ये नेट ऑफ कमीशन अमाउंट्स दी हुई हैं, विच मीन्स कि इसमें कमीशन की वैल्यू जो है वो शामिल नहीं है, या कमीशन की जो वैल्यू है ना वो डिडक्ट हुई हुई है। कमीशन की वैल्यू जो है, आई रिपीट, डिडक्ट हुई हुई है, माइनस हुई हुई है, नेट ऑफ हुई हुई है। ठीक है। फिर मटेरियल की कॉस्ट टोटल दिया हुआ है, कन्वर्जन कॉस्ट टोटल दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टोटल दिया हुआ है। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर आप देखते हैं ना तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सारे लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ पर एक ही बराबर है। यानी कि अगर मैं 9,300, 11,800, 14,000, 16,000 कोई भी चीज़ बना लूँ, जितनी भी यूनिट्स बनाऊँ, ये सेम है। इसका मतलब ये हो गया कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है ना वो तो एक फिक्स्ड कॉस्ट लाजमी तौर पर है। ठीक है। अच्छा, मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट आप देखते हो तो हर लेवल ऑफ एक्टिविटी पर चेंज हो रही है। अब हमने बेसिक लेक्चर्स में ये सुना भी है, समझा भी है कि ये जो मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट चेंज हो रही है तो ये या तो वेरिएबल भी हो सकती है, सेमी वेरिएबल भी हो सकती है, यानी कि इसमें कुछ हिस्सा फिक्स्ड और कुछ हिस्सा वेरिएबल हो, ऐसा भी हो सकता है। आगे लिखते हैं दी मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग मैन्युफैक्चरिंग ईदर 14,000 चेयर्स और 16,000 चेयर्स। कंपनी ये सोच रही है कि या तो हम 14,000 या तो हम 16,000, कंपनी ये सोच रही है या तो 14 या तो 16,000 चेयर्स हम बनाएंगे। इन द अबव टेबल फिक्स्ड कन्वर्जन कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 10% इफ नंबर ऑफ चेयर्स मैन्युफैक्चर्ड एक्सीड्स 13,000। अगर आप 13,000 से ज़्यादा चेयर्स बनाते हो, आई रिपीट, अगर आप 13,000 से ज़्यादा चेयर्स बनाते हो, उस केस में आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 10% से इंक्रीज होती है। फर्दर, मटेरियल कॉस्ट एंड वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट रिड्यूसेस बाय 5% एंड 3% रिस्पेक्टिवली इफ नंबर ऑफ चेयर्स मैन्युफैक्चर्ड एक्सीड्स 15,000। अगर आप 15,000 से ज़्यादा चेयर्स बनाओगे तो आपकी मटेरियल की कॉस्ट और आपकी कन्वर्जन की कॉस्ट जो है वो 5 और 3% से कम हो जाएगी। फिर लिखते हैं इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड लेवल ऑफ सेल्स RL इज ऑल्सो कंसिडरिंग टू ऑफर 5% सेल डिस्काउंट on bulk orders of 25 chairs and 10% sales discount on bulk orders of 50 chairs। यानी कि अगर कंपनी जो है वो किसी कोई कंपनी का कस्टमर 25 से ज़्यादा चेयर्स खरीदेगा तो उसको 5%, और अगर 50 से ज़्यादा चेयर्स खरीदेगा तो उसको हम 10% सेल्स डिस्काउंट भी देंगे। The sales mix after introduction of discount is estimated to be in the ratio of 60:30:10। अच्छा, 60:30:10 के रेशो का मतलब ये है, 60:30:10 के रेशो का मतलब ये है कि जनाब अगर अच्छा ये है क्या, फॉर नॉर्मल सेल 5% सेल एंड 10% सेल्स डिस्काउंट। इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी 100 चेयर्स बेचेगी, अगर कंपनी 100 चेयर्स बेचेगी तो नॉर्मल प्राइस पर 60 चेयर्स बिकी होंगी, 5% डिस्काउंट वाली 30 होंगी और 10% डिस्काउंट वाली जो है वो 10 चेयर्स होंगी। इट इज एस्टिमेटेड दैट इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्काउंट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन बाय 1% ऑन बल्क सेल ऑफ 25 चेयर्स एंड 2% ऑन बल्क सेल ऑफ 50 चेयर्स। ऐसा करने की वजह से डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो आपसे 1% कमीशन एक्स्ट्रा मांगेगा। अगर आप 25 शेयर्स बेचते हो 50 पर, वो 2% एक्स्ट्रा कमीशन मांगेगा। फिर सवाल कहता है डिटरमाइन द ब्रेक इवन रेवेन्यू
यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट पर सेल्स रेवेन्यू कितना होगा, ब्रेक इवन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इससे ब्रेक इवन पर यूनिट पे आता है और ब्रेक इवन इन सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए फिक्स कॉस्ट को आप सी एस रेशो से डिवाइड करते हो। एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स एट द डिमांड लेवल ऑफ 14,000 एंड 16,000 चेयर्स, 14 मार्क्स। Briefly discuss any conclusions which may be drawn from your calculations in A above 2 marks। तो आप देख रहे हैं कि ये सवाल जो है वो ब्रेक इवन का एक तगड़ा सवाल है, और जितने ब्रेक इवन के सवाल आप करोगे ना उतने कम है। क्यों? क्योंकि हर सवाल में कोई नई पंचायत, कोई नई चीज़ ज़रूर लाजमी तौर पर शामिल होती है। मूविंग ऑन, आगे बढ़ने से पहले ये बात इंश्योर कर लो कि आप जो है वो सवाल एक बार रीड कर लो। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, अगर रिकॉर्ड फॉर्म में देख रहे हो, अगर लाइव मौजूद हो तो आप जो है वो, आपको मैं 1 मिनट देता हूँ, स्किम कर लो, सवाल को वापस से देख लो। 1 मिनट दे रहा हूँ, सवाल को अच्छे से दोबारा से देख लो सारी चीज़ें। चलें जी, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अच्छा देखिए, सवाल के दो हिस्से हैं, सवाल के दो सेपरेट हिस्से हैं, और वो क्या है? सवाल ने ये कहा कि भाई आप ब्रेक इवन का रेवेन्यू और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो, और आप 14,000 यूनिट्स पर भी ये काम करो और 16,000 यूनिट्स पर भी ये काम करो। तो हम एक काम करते हैं ना, हम पहले 14,000 यूनिट्स पर ये काम करते हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर कंपनी 14,000 चेयर्स बेचती है, तो क्या क्या कितना कितना होगा, इस तरह से हम ज़रा काम करते हैं। देखिए, अगर कंपनी 14,000 चेयर्स बेचती है, तो उसकी जो सेल्स प्राइस है नेट ऑफ 3% डिस्ट्रीब्यूटर्स कमीशन, वो 2945 है। डिस्ट्रीब्यूटर वो बंदा होता है जो आपके प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपसे कुछ कमीशन लेता है, ठीक है ना। अगर मैं 14,000 यूनिट्स की बात करूं और कोई मुझसे ये पूछे कि भाई नॉर्मल सेल, अच्छा 3 तरह की सेल्स होती हैं, ये याद रखिएगा। देखो आपके पास अगर ये वाला पैराग्राफ हम पढ़ें, इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड लेवल ऑफ सेल्स, RL is also considering to offer 5% sales discount on bulk order of 25 chairs and 10% sales discount on bulk order of 50 chairs. The sales mix after introduction of discount is estimated to be in the ratio of 60:30:10। यानी कि 60% चीज़ें जो है फॉर नॉर्मल रेट पे बिकेंगी, 30% चीज़ें डिस्काउंट वाले 5% डिस्काउंट पे बिकेंगी, और 10% चीज़ें जो है वो 10% डिस्काउंट पर बिकेंगी। It is estimated that introduction of discounts will result in increase in distributors' commission by 1% on bulk sales of 25 chairs and 2% on bulk sales of 50 chairs। हम इस स्पेसिफिक पैराग्राफ को सबसे पहले फोकस करते हैं। देखिए, हमारी जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस होगी वो कैसे आएगी? आपको 14,000 यूनिट्स पर वर्किंग कर रहे हैं हम। सवाल की 2 रिक्वायरमेंट थी, 14,000 यूनिट्स पर भी वर्किंग करो और 16,000 पर भी करो। हम 14,000 पर वर्किंग कर रहे हैं। 14,000 यूनिट्स पर सवाल में जो आपकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस दी हुई है वो 2945 दी हुई है, और ये जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस आपको 2945 दी हुई है ना, इसमें से डिस्ट्रीब्यूटर्स का कमीशन 3% जो होता है वो माइनस हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको मैं 0.97 से डिवाइड करता हूँ,
3% कमीशन माइनस हुआ है ना, यानी कि ओरिजिनल प्राइस क्या होती होगी? ओरिजिनल जो प्राइस होती होगी वो 3036 होती होगी। ओरिजिनल जो प्राइस होती होगी वो 3036 होती होगी। इसमें से 3% डिस्ट्रीब्यूटर को मिल जाता होगा। आई रिपीट, ओरिजिनल प्राइस 3036 होती होगी, ओरिजिनल प्राइस 3036 होती होगी, इसमें से 3% कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर को मिल जाता होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 91 का वो कमीशन ले जाता है। कमीशन के बाद की वैल्यू क्या बनती है? इसमें से इसको माइनस कर दो, 2945 जो हमने अभी देखा। ठीक है, मैं वापस से रिपीट करता हूँ। देखो, आप 2945 को 0.97 से डिवाइड करो, क्योंकि ये नेट वैल्यू है तो इसको ग्रॉसअप किया, इसका 3% कमीशन होता है, और नेट सेलिंग प्राइस जो दी हुई है सवाल में 2945 होती है। ये तब होगा जब नॉर्मल सेल हो। अच्छा, कुछ सेल जो है वो 5% के डिस्काउंट पर भी होगी, 5% डिस्काउंट पर भी होगी कुछ सेल। ठीक है, तो अगर सेल 5% डिस्काउंट पर होगी, अगर सेल 5% डिस्काउंट पर होगी, अगर सेल 5% डिस्काउंट पर होगी, तो जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है उसका 95% लेंगे। आई रिपीट, अगर सेल जो है वो 5% डिस्काउंट पर होगी तो जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है उसका 95% लेंगे। 5% डिस्काउंट दिया जा रहा है तो 95% बच जाता है, तो जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है उसका 5% हटाने के लिए या डिस्काउंट माइनस करने के लिए जो नॉर्मल सेल्स प्राइस थी उसका 95% ले लिया, डिस्काउंट हट गया। ठीक है, अच्छा, जब डिस्काउंट हटा तो अब आपके पास एक और चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जो आप 25 शेयर्स बेचोगे तब आप 5% का डिस्काउंट देते हो, पहली बात। और डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है कि अगर तुम 25 शेयर्स एक साथ बेचोगे, बल्क में बेचोगे, तो मैं 1% इजाफी कमीशन लूँगा। यानी कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है अब वो 3% नहीं, अब वो 3% नहीं, अब वो 4% कमीशन लेगा। आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो 3% नहीं बल्कि वो 4% कमीशन लेगा। आपका डिस्ट्रीब्यूटर 3% नहीं बल्कि 4% कमीशन लेगा। तो 4% कमीशन ले लिया उसने। उसके बाद क्या वैल्यू बच गई कमीशन के बाद? 2769 तकरीबन। अच्छा, फिर कुछ चीज़ें आप 10% डिस्काउंट पर भी बेचोगे। अगर आप चीज़ें 10% डिस्काउंट पर बेचोगे, अगर आप चीज़ें 10% डिस्काउंट पर बेचोगे तो ओरिजिनल प्राइस का 90% ले लो। 10% डिस्काउंट माइनस करने के लिए ओरिजिनल प्राइस का 90% लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम 10% डिस्काउंट पर जो चीज़ें बेच रहे हैं वो कितने में बेच रहे हैं? 2732.47 पर बेच रहे हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर ने ये बोला कि जब तुम 10% डिस्काउंट दोगे इसका मतलब तुम 50 शेयर्स एक साथ बेच रहे होगे। इस पैराग्राफ पर हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट पर नहीं, सेल्स रेवेन्यू पर। और आखिर में लिखा होता है मैं 2% एक्स्ट्रा कमीशन लूँगा। तो भाई तुम नॉर्मली 3% लेते हो, नॉर्मली तुम 3% लेते हो, अगर तुम 2% एक्स्ट्रा कमीशन लोगे तो तुम 5% कमीशन लोगे, यानी कि 136.62 बनेगा। और इसमें से इसको माइनस कर दिया तो ये 2595 समथिंग कुछ वैल्यू बन गई। ठीक है ना, ये प्राइस बिफोर कमीशन है, ये कमीशन है, ये प्राइस आफ्टर कमीशन है। अच्छा, ये जो चीज़ें होंगी ये बिकेंगी किस तरह? कहता है कि 60:30:10 के रेशो में बिकेंगी। ठीक है, मुश्किल सवाल है, अगर किसी को लाइव में समझ ना आ रहा हो तो वो रिकॉर्डेड ज़रूर देखें। 60:30:10 के रेशो में बिकेंगी ये चीज़ें। किस रेशो में बिकेंगी? 60:30:10 के रेशो में बिकेंगी। हम एज्यूम कर लेते हैं 100 चीज़ें अगर बिकेंगी ना, अगर 100 चीज़ें बिकेंगी तो 60 चीज़ें जो है वो 2945 के हिसाब से बिक रही होंगी। 60 चीज़ें 2945 के हिसाब से नेट, ये वो है प्राइस आफ्टर कमीशन। 30 चीज़ें जो है वो 2768 पर बिक रही होंगी, और 10 चीज़ें ऐसी होंगी जो 25958.51 पर बिक रही होंगी। ठीक है ना, ये क्या किया है मैंने, ये आप लोगों के सामने ऐसा कर दिया कि यार अगर 100 यूनिट्स बिके होते तो सब सारी चीज़ें जो है वो कैसी नज़र आ रही होती, सारी वैल्यूज़ कैसी नज़र आ रही होती। ठीक है ना, सारा सामान अगर हमारे पास बिका होता और वो 100 यूनिट्स बिके होते, 100 चेयर्स बिकी होती, तो 60:30:10 चेयर्स बिकी होती तो क्या रेवेन्यूज़ होते, क्योंकि 3 तरह की सेल्स हैं। अच्छा, हम अभी 14,000 चेयर्स वाली वर्किंग पर ही सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हैं। ठीक है ना, हमारे पास 2 वर्किंग्स हमें करनी है, एक 14,000 पर भी करनी है, एक 16,000 पर भी करनी है। तो अभी तो हम 14,000 वाली वर्किंग्स कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, और ये 14,000 के हिसाब से मैंने जो है ना आपको सारी वैल्यूज़ जो है वो कंप्यूट कर बता दी हैं। और अभी तक हमने सेल्स की वर्किंग करी है सिर्फ। ठीक है ना, हमने ये देखा कि यार अगर 100 यूनिट्स बिकेंगे, 100 यूनिट्स बिकेंगे तो सेल्स रेवेन्यू नेट ऑफ कमीशन जो है वो 285726 होगा।
अब हम आते हैं कॉस्ट पर। कॉस्ट के बारे में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हमें जो है वो सीवीपी एनालिसिस में वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट अलग अलग चाहिए होती हैं। बोलते द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग मैन्युफैक्चरिंग ईदर 14,000 यूनिट्स और 16,000 चेयर्स। ठीक है, ये तो रिक्वायरमेंट भी है। In the above table, fixed conversion cost increases by 10% if number of chairs manufactured exceeds 13,000। इसका मतलब गौर से सुनना, इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये जो कन्वर्जन कॉस्ट है ना, ये जो कन्वर्जन कॉस्ट है, ये जो कन्वर्जन कॉस्ट है, इसमें फिक्स हिस्सा भी है, इसमें वेरिएबल हिस्सा भी है। ये जो कन्वर्जन कॉस्ट है इसमें फिक्स हिस्सा भी है, इसमें वेरिएबल हिस्सा भी है। ये जो कन्वर्जन कॉस्ट है इसमें फिक्स्ड हिस्सा भी है और इसमें वेरिएबल हिस्सा भी है। ये जो कन्वर्जन कॉस्ट है इसमें फिक्स्ड हिस्सा भी है और वेरिएबल हिस्सा भी है। और फिक्स्ड कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो 10% से इंक्रीज हो जाती है अगर चेयर्स जो मैन्युफैक्चर हो रही हैं वो 13,000 से ज़्यादा हो, 13,000 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो 13,000 से ज़्यादा यानी कि 14,000 की जो 10.75 मिलियन की कॉस्ट दी हुई है उसमें फिक्स कॉस्ट जो है वो 10% इंक्रीज़ के बाद है। 16,000 चेयर्स पर जो 11,403,600 की कॉस्ट दी हुई है उसमें भी जो आपकी वैल्यू है वो 10% के इंक्रीज़ के बाद है। और हम क्योंकि 14,000 यूनिट्स की वर्किंग कर रहे हैं तो हमें भी फिक्स कॉस्ट वो वाली चाहिए जिसमें 10% का इंक्रीज पहले ही हुआ हो। आगे लिखते हैं इफ नंबर ऑफ चेयर्स मैन्युफैक्चर्ड एक्सीड्स 13,000। ठीक है, अच्छा ये तो पढ़ लिया। फर्दर मटेरियल कॉस्ट एंड वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट रिड्यूसेस बाय 5% एंड 3% रिस्पेक्टिवली इफ नंबर ऑफ चेयर्स मैन्युफैक्चर्ड एक्सीड्स 15,000। अगर 15,000 से ज़्यादा चीज़ें बनती हैं तो आपकी जो मटेरियल की कॉस्ट है और आपकी जो वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट है वो 5 और 3% से रिस्पेक्टिवली चेंज हो जाती हैं, डिक्रीज हो जाती हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? हाँ प्यारे बच्चों, जल्दी से मुझे कंफर्म करें कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई या नहीं। ठीक है, अब मुझे आप लोग बताएं कि जो हमारी कन्वर्जन कॉस्ट है उसमें फिक्स्ड हिस्सा कितना होगा। कोई बता सकता है कि जो हमारी कन्वर्जन कॉस्ट है उसमें आखिर जो फिक्स्ड हिस्सा है वो कितना होगा? या कॉस्ट के रेलेवेंट कोई भी मुझे जो है वो वर्किंग कर कर बताएं। मैं आप लोगों को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट पे ज़रा मुझे बताएं कि हमारे पास फिक्स्ड हिस्सा कितना होगा, वेरिएबल हिस्सा कितना होगा, क्या करना चाहिए। हाँ जी, अच्छा भाई देखो जी, एक काम करते हैं हम सब हाइलो मेथड लगाना जानते हैं। ठीक है, हम सब हाइलो मेथड लगाना जानते हैं। अच्छा, जो चेंजेस आ रहे हैं वो कब आ रहे हैं? देखो, आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 10% से इंक्रीज होती है जब आप 13,000 यूनिट्स को क्रॉस करते हो। जब आप 15,000 यूनिट्स को क्रॉस करते हो तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है। तो हम एक काम करते हैं, इस एरिया पर फोकस करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस एरिया पर फोकस करते हैं। ये जो एरिया की इंफॉर्मेशन दी हुई है इसमें आप 11,800 और 9,300 यूनिट्स बना रहे हो, वो वाली इंफॉर्मेशन दी हुई है। और इसकी रेलेवेंट आपके पास कन्वर्जन कॉस्ट भी दी हुई है, इसकी रेलेवेंट आपके पास कन्वर्जन कॉस्ट भी दी हुई है। आप एक काम करो ना, आपको जो मैंने ये हाईलाइट किया है इस पे ज़रा हाइलो मेथड लगाओ। शाबाश, जल्दी से हाइलो मेथड लगाओ इस पे। देखो हाइलो मेथड लगाते हैं। हाइलो मेथड कैसे लगता है? हम कन्वर्जन कॉस्ट की वर्किंग कर रहे हैं, कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट में हाइलो मेथड कैसे लगेगा भाई? चेंज इन कॉस्ट, चेंज इन कॉस्ट का मतलब 9374,000 माइनस 8299,000। ठीक है, चेंज इन कॉस्ट यानी कि 9374,000 माइनस 8299,000।
डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स, यानी कि 11,800 माइनस 9,300। ठीक है, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स, 9374,000 माइनस 8299,000 डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स, यानी कि 11,800 माइनस 9,300। हाइलो मेथड लगाया आपने, 430 रुपीज़ आपकी क्या आ रही है भाई, वेरिएबल कॉस्ट आ रही है पर यूनिट, है ना। हाइलो मेथड लगाने से पर यूनिट वैल्यू आती है। अच्छा सर फिक्स कॉस्ट क्या होगी, आप एक काम करो ना, 9374,000 9374,000 9374,000 ये जो टोटल अमाउंट है इसमें से 430 इंटू 11,800 माइनस कर दो। 9374,000 में फिक्स और वेरिएबल दोनों कॉस्ट शामिल है। इसमें से आप वेरिएबल कॉस्ट हटा दो। वेरिएबल कॉस्ट हटाने के लिए एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 430 निकालिए, 11,800 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए 430 इंटू 11,800, तो ये आपकी फिक्स कॉस्ट आ गई। ठीक है ना। लेकिन ये जो आपकी वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट आई है, ये याद रहे ये तब की आई है जब आप 11,800 9,300 यूनिट्स बना रहे थे। आप 14,000 यूनिट्स जब बनाओगे, आप जब 14,000 यूनिट्स बनाओगे, जब आप 14,000 यूनिट्स बनाओगे तो क्या होगा, देखो बोलता है द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग मैन्युफैक्चरिंग ईदर 14,000 और 16,000 यूनिट्स। अभी हम 14,000 यूनिट्स की बात कर रहे हैं। इन द अबव टेबल फिक्स कन्वर्जन कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 10% इफ नंबर ऑफ चेयर्स मैन्युफैक्चर्ड एक्सीड्स 13,000 यूनिट्स। जैसे ही आप 13,000 यूनिट्स को क्रॉस करोगे, जैसे ही आप 13,000 यूनिट्स को क्रॉस करोगे तो आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो 1.1 के फैक्टर से इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही आप 13,000 यूनिट्स को क्रॉस करोगे तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 4730,000 हो जाएगी। ये फिक्स कॉस्ट एप्लीकेबल आफ्टर 13,000 यूनिट्स। ठीक है, ये वो फिक्स कॉस्ट है जो एप्लीकेबल होगी अगर आप 13,000 से ज़्यादा यूनिट्स बना रहे हो। अच्छा, इससे ये लिखा हुआ है फर्दर मटेरियल कॉस्ट एंड वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट रिड्यूसेस बाय 5% एंड 3% रिस्पेक्टिवली इफ नंबर ऑफ चेयर्स मैन्युफैक्चर्ड एक्सीड्स 15,000। अगर आप 15,000 से ज़्यादा यूनिट्स बनाओगे तो आपकी मटेरियल और वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट भी चेंज होगी। लेकिन अभी हम 14,000 यूनिट्स की ही वर्किंग कर रहे हैं, तो 14,000 यूनिट्स पर हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है, जो कि कन्वर्जन की है, वो 430 होगी और फिक्स कॉस्ट जो है वो 4730 होगी। अभी हम जो है वो 16,000 यूनिट्स वाली वर्किंग नहीं कर रहे, अभी हम लोग जो है वो वर्किंग कर रहे हैं अपनी 14,000 यूनिट्स वाली। हाँ, सवाल में दोनों चीज़ें पूछी गई हैं, 16,000 यूनिट्स बनाओगे तो क्या होगा, 14,000 यूनिट्स बनाओगे तो क्या होगा, लेकिन अभी मेरा फोकस 14,000 यूनिट्स के हिसाब से इस सवाल को सॉल्व करना है। अच्छा जी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अच्छा मटेरियल की कॉस्ट, सॉरी मटेरियल की कॉस्ट कैसे आएगी भाई, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। मटेरियल की कॉस्ट वेरिएबल होती है और अगर मैं 18,900,000 को 14,000 से डिवाइड करता हूं तो मटेरियल की पर यूनिट जो कॉस्ट आ रही है वो 1350 आ रही है। एग्रीड। क्या किया मैंने भाई, 14,000 यूनिट्स बनाऊंगा, अगर मैं 14,000 यूनिट्स बनाऊंगा तो मटेरियल की जो 18.9 मिलियन की कॉस्ट है, इसको यूनिट से डिवाइड किया तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ गई। पर यूनिट कॉस्ट आपके पास 1350 आ रही है। तो अब आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, अगर आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालो तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में 1350 का मटेरियल है और 430 की वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट है। अगर आप, आई रिपीट, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालते हो तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में 1350 रुपये की मटेरियल की कॉस्ट है और 430 रुपये की कन्वर्जन की कॉस्ट है वेरिएबल वाली। यानी कि एक यूनिट की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है 1780। ठीक है, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो 1780 है। अच्छा, क्योंकि मैं ये सेल रेवेन्यू और ये 100 यूनिट्स के हिसाब से सारा काम कर रहा हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर 100 यूनिट्स क्या होगी। अगर मैं 100 यूनिट्स बनाऊंगा ना तो एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100, 100 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट 178,000 होगी। ठीक है, देखो हम वो पैकेट वाले कॉन्सेप्ट पर हैं जो आपसे मैंने इनिशियली डिस्कस किए हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि यार 1780 रुपये की जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है वो पर यूनिट है, एक यूनिट की है।
तो 100 यूनिट्स की कितनी होगी? 100 यूनिट्स की जो है वो 178,000 होगी। अच्छा, कंट्रीब्यूशन फॉर 100 यूनिट्स, कंट्रीब्यूशन फॉर 100 यूनिट्स, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू सेल्स रेवेन्यू। 100 यूनिट्स का ये सेल्स रेवेन्यू होगा और 100 यूनिट्स की ये वेरिएबल कॉस्ट होगी। आई रिपीट, कंट्रीब्यूशन फॉर 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स की अगर मैं कंट्रीब्यूशन निकालूं, 100 यूनिट्स की अगर मैं कंट्रीब्यूशन निकालूं, मैं 100 यूनिट्स बेचूंगा तो 285,729 के सेल्स रेवेन्यू है और कंट्रीब्यूशन जो है वो 178,000 की है। तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन 100 यूनिट्स का आ जाएगा 107,726। तो मेरा सी एस रेशो क्या बनेगा? सी एस रेशो इज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स रेवेन्यू इनटू परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कोई 37.7% बन रहा है। देखो 100 यूनिट्स की कंट्रीब्यूशन को 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 100 यूनिट्स के सेल्स रेवेन्यू से डिवाइड कर कर मैंने सी एस रेशो निकाला जो कि 37.77% आ रहा है। फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? फिक्स कॉस्ट कितनी होगी सर? फिक्स कॉस्ट एक तो 4730,000 जो आपने कैलकुलेट करी वो, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मुझे हमेशा सेम नज़र आ रहे हैं, विच मीन्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 3500,000 के फिक्स्ड हैं। आई रिपीट, 4730,000 की एक फिक्स कॉस्ट है और 3500,000 की जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वैल्यू है वो भी फिक्स्ड है। तो मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट है वो 8230,000 आती है। अब मैं अपना ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ या इन रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। उसका हमें फॉर्मूला पता है, हम फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं सी एस रेशो से। तो अगर मैं फिक्स कॉस्ट को सी एस रेशो से डिवाइड करता हूँ तो 21.828794 तकरीबन आपका ये वाला आंसर आ रहा है। ठीक है ना, 21,828,794.95 यह आपका ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू आ रहा है। ठीक है। हाँ भाई, किसी की यहाँ तक कोई क्वेरी, कोई कंसर्न, कोई मसले मसाइल मुझसे आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़े। ठीक है, ये ब्रेक इवन पॉइंट आ गया इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। और हम अगर इन यूनिट्स निकालना चाहें, ठीक है ना, तो इन यूनिट्स भी हम ये काम कर सकते हैं। कैसे? देखो, ये 100 यूनिट्स की कंट्रीब्यूशन है। 100 यूनिट्स का एक पैकेट था जिसमें कुछ यूनिट्स जो है वो 5% डिस्काउंट पे थे, कुछ यूनिट 10% डिस्काउंट पर थे, कुछ यूनिट्स नॉर्मल रेट पर थे। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकाल लेते हैं। देखो आयशा, मैंने जो है ना किया ये है कि मैंने एज्यूम किया कि एक पैकेट में 100 चीज़ें हैं। एक पैकेट में अगर 100 चीज़ें हैं तो 100 चीज़ों का सेल्स रेवेन्यू, 100 चीज़ों की वेरिएबल कॉस्ट, 100 चीज़ों की कंट्रीब्यूशन, ताकि मैं सी एस रेशो निकाल सकूं। सी एस रेशो निकालने के लिए ये ज़रूरी है कि अगर कंट्रीब्यूशन 100 यूनिट्स की है तो सेल्स रेवेन्यू भी 100 यूनिट्स का हो। और 100 क्यों लिया सर? क्योंकि उसने ये बोला था कि 60:30:10 के रेशो में चीज़ें बिकती हैं। और अगर 60:30:10 के रेशो में चीज़ें बिकती हैं तो इसका मतलब ये कि अगर 100 चीज़ें बिकती हैं तो 60 नॉर्मल प्राइस पर बिकती हैं, 30 जो है वो 5% डिस्काउंट पर बिकती हैं और 10 जो है वो 10% डिस्काउंट पर बिकती हैं। तो ये जो 100 मैंने एज्यूम किया, ये तो सिर्फ और सिर्फ सी एस रेशो की कंप्यूटेशन के लिए कैलकुलेट किया है, ताकि सी एस रेशो कंप्यूट हो जाए। कोई बच्चा 200 भी ले सकता है, 400 भी ले सकता है, 1 यूनिट भी ले सकता है, 10 यूनिट्स भी ले सकता है और ये काम कर सकता है। ये सी एस रेशो निकालने के लिए है, क्योंकि सी एस रेशो में जितने यूनिट्स की कंट्रीब्यूशन ऊपर होगी उतने यूनिट का सेल्स रेवेन्यू नीचे होना चाहिए। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स अगर निकालेंगे तो हम अपनी फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर पैकेट वाला आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया था, तो मेरी जो फिक्स कॉस्ट है 8230,000 उसको मैं 107,726 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, आई रिपीट, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स को निकालने के लिए मैंने आप लोगों को कंट्रीब्यूशन पर पैकेट वाला कॉन्सेप्ट बताया था। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालने के लिए 100 यूनिट्स का एक जो पैकेट है उसकी कंट्रीब्यूशन से मैं डिवाइड करता हूँ। ये 76.39 समथिंग पैकेट्स आ रहे हैं और हर पैकेट में 100 चीज़ें हैं।
तो इसका मतलब ये हो गया कि ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स 7634 या 7639, तकरीबन इतने यूनिट्स हैं। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? हाँ भाई, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या फॉर्मूला था? एक्चुअल यूनिट्स यानी कि 14,000। अगर मैं 14,000 यूनिट्स बेचता हूँ तो एक्चुअल यूनिट्स 14,000 माइनस यूनिट्स फॉर ब्रेक इवन। आई रिपीट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल यूनिट्स सोल्ड माइनस ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स। तो अगर एक्चुअल यूनिट्स में ये 14,000 यूनिट्स के हिसाब से वर्किंग कर रहा हूँ तो 14,000 यूनिट्स मेरे एक्चुअल यूनिट्स हुए और ब्रेक इवन पॉइंट के यूनिट 7639.77 समथिंग आ रहे हैं। तो इसका मतलब मेरा जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा ना वो 6360 यूनिट्स होगा। ठीक है। अच्छा जी, तो मैंने इस सवाल का एक पार्ट सॉल्व किया है और वो एक पार्ट क्या था? वो एक पार्ट था अगर 14,000 चेयर्स बेची जाएं तो क्या होगा। 16,000 के हिसाब से मैंने अभी इस सवाल को सॉल्व नहीं किया। 16,000 के हिसाब से, आई रिपीट, मैंने इस सवाल को सॉल्व नहीं किया। मैंने इस सवाल को सॉल्व किया है कि अगर कंपनी जो है वो 14,000 यूनिट्स बेचेगी तो क्या होगा। ये जो अभी तक रिकॉर्डिंग हुई है मैं अभी आप लोगों को यूट्यूब पे इसको डाल भी देता हूँ ताकि आप लोग इसको देख सको। मैं ज़रा रिकॉर्डिंग को पहले पॉज